आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आप सभी ने देखा है कि अभी कुछ ही समय पहले बीपीएससी ने पीटी 70 का रिजल्ट जारी किया है। वैसे अभी मैंने गौर से कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ लगभग 100 के इर्द गिर्द ही गया होगा। आप में से यदि किसी अभ्यर्थी ने देखा हो तो वो अवगत करा सकते हैं। इस पर हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। 91 गया है, ठीक ही है, फिर बहुत ज़्यादा नहीं गया है। वैसे भी कट ऑफ जो जाता है वो लगभग 90 से 100 के मध्य कहीं होता है। और मैं कहता भी रहता हूँ कि यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है और करंट अफेयर्स ने आपकी मदद कर दी तो आप compete कर जाते हैं। और यदि करंट आपका मदद नहीं करता है तो आप compete नहीं करते हैं। यह बेसिक सी बात है, क्योंकि पिछली जितनी भी बिहार पीसीएस की परीक्षाएं एक दशक में हुई है, उन सभी परीक्षाओं में स्टैटिक पोर्शन में आप 80-85 नंबर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो यात्रा है वो करंट अफेयर्स के साथ शुरू होती है। तो जिस अटेम्प्ट में आपने सीरियस होकर 1-1.5 साल ठीक से तैयारी की, उस अटेम्प्ट में फाइनल होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। इस पर हम कल बात करेंगे। एक बार आज मैं देख लेता हूँ किस तरह का कट ऑफ गया है और किस कैटेगरी में क्या स्थिति रही, कितने लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। चूंकि समय के अभाव में अभी मैं कुछ देख नहीं पाया हूँ। फिलहाल हम आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हम केंद्रीय बजट 2024 में चल रहे थे। केंद्रीय बजट 2024 में चल रहे थे और अर्चना जी ने कट ऑफ भेज दिया है, मैं इसे ग्रुप में भेज देता हूँ। आप में से जिन अभ्यर्थियों ने दिया था, अभी तो अभी और कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे। आप में से किसी ने अपना रिजल्ट देखा है कि नहीं? जिन्होंने दिया हो पिछले अटेम्प्ट में कोई, मुझे बता दीजिएगा, पर्सनली बता दीजिएगा। अभी हम मुख्य धारा में चले आते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिस परीक्षा में करंट ने आपकी मदद कर दी और आपका स्टैटिक ठीक है तो आपका रिजल्ट हो जाता है। और इस परीक्षा में भी उन्हीं लोगों का प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ होगा जिनकी करंट की स्थिति ठीक होगी। तो अभी हम बजट की कड़ी में हैं और मैंने कल 9 प्रमुख प्राथमिकताओं की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि केंद्रीय बजट 2024 के 9 मुख्य प्राथमिकताओं में हम कहाँ पर थे? हम शायद विनिर्माण में थे। आज हम शहरी विकास में हैं। तो आज का हेडिंग बना लीजिए, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा। अब शहरी विकास को समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सरकार ने सबसे पहले फूड स्ट्रीट हब की व्यवस्था का निर्णय लिया और साथ ही जो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है जमीन की, अथवा महिलाओं के नाम पर यदि कुछ लिया जाए तो स्टाम्प शुल्क में भी कमी करने की बात कही है। ऐसी चार पांच बातें हैं जो शहरी विकास में मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो स्टाम्प शुल्क है, एक स्ट्रीट फूड की व्यवस्था है। उसके बाद देखिएगा, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे जो शहरी आवास योजना है, उसमें सरकार का योगदान बढ़ा है। तो इन्हीं सब चार पांच बिंदुओं को हम देख लेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट। लिखिए 100 साप्ताहिक, 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब
100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब। 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब स्थापित किए जाएंगे। स्ट्रीट फूड हब स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा खरीदी गई महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क कम किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क कम किया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जब से यह बजट आया है तो शहरों में जो मकान खरीदे जाते हैं अथवा और कोई परिसंपत्ति खरीदी जाती है तो उसमें लोग अपने परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता देने लगे हैं, क्योंकि वहाँ स्टाम्प शुल्क कम लगता है और एक बड़े राशि की बचत हो जाती है। तो सरकार की यह प्रोत्साहन योजना कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 14 बड़े शहरों के लिए 14 बड़े शहरों के लिए परागमन उन्मुखी विकास योजना शुरू की जाएगी। विकास योजना शुरू की जाएगी। विकास योजना शुरू की जाएगी। इसका अर्थ है कि शहर से बाहर जाने और आने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। हम आगे चलेंगे। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, जल एवं ठोस प्रबंधन कार्यक्रम। जल एवं ठोस प्रबंधन कार्यक्रम। जल एवं ठोस प्रबंधन कार्यक्रम। नेक्स्ट, पीएम शहरी आवास योजना। पीएम शहरी आवास योजना 2.0। प्राइम मिनिस्टर शहरी आवास योजना 2.0। 2.0। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए। इसके अंतर्गत 2,20,000 रुपए 2,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता 2,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता की वित्तीय सहायता आवास के लिए प्रदान की जाएगी। आवास के लिए प्रदान की जाएगी। प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यह था शहरी बिंदुओं पर सरकार की प्राथमिकता। अब हम लिखेंगे ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी।
लिखिए, ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी। इसको भी समझ लेते हैं। अब चूंकि जो आने वाला समय है, मैंने कल परसों भी चर्चा की थी, और अभी 1-2 साल तक ऐसे प्रश्न उभरते रहेंगे कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा ही क्या होगा, अत्यधिक प्रयोग में आएगा। क्योंकि सरकार जानती है कि जो फॉसिल फ्यूल से बनने वाली ऊर्जाएं हैं, जो ताप विद्युत ऊर्जा है जो कोयले को जलाकर बनती है, अथवा इस तरह की जो भी ऊर्जाएं हैं जो अनवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, उसकी एक सीमा है, और उससे पर्यावरण प्रदूषण भी काफ़ी उच्च स्तर पर होता है। तो सरकार ने तय किया कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और इस तरह की जो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने 300 यूनिट फ्री सोलर एनर्जी की व्यवस्था प्रत्येक घर के लिए करने की बात कही है। इसको लिख लीजिए। और अब तो गांव में शुरू भी हो चुका है। ये स्कीम हमारे बिहार राज्य में भी आ चुकी है। यदि आप चाहें तो इसके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सोलर पैनल, उसके साथ जो इन्वर्टर है इत्यादि, वह सरकार मुफ्त में दे रही है। बेसिक सशुल्क लिया जा रहा है उसके लिए। इसको लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में। लिखिए, पीएम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना के तहत के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 1 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक प्रदान की जाएगी। मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक 300 यूनिट तक प्रदान की जाएगी। नोट में लिख दीजिए। नोट में लिखिए। देखिए, एनटीपीसी एवं बीएचईएल एनटीपीसी एवं बीएचईएल 800 मेगावाट का 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह थी ऊर्जा सुरक्षा। अब जो अगला टॉपिक है वो होगा बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हेडिंग बनाइए, बुनियादी ढांचा। ठीक है, इसमें भी 1-2 बातें महत्वपूर्ण हैं।
एक तो किसके बजट का आकार क्या है, बुनियादी ढांचे का बजट जीडीपी का कितना परसेंट है, और इस कड़ी में कुछ अन्य बातें। तो 3 से 4 पॉइंट्स में हम इसको डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु, बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु, निर्माण हेतु अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए 1,11,111, 6 बार एक लिख देंगे, 1,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटित किए गए हैं, जो जो जीडीपी का 3.4% है, जो जीडीपी का 3.4% है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीर्घकालीन ब्याज हेतु, ब्याज ऋण हेतु कर दीजिएगा। तो दीर्घकालीन ब्याज ऋण हेतु, ब्याज ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए 1.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। की घोषणा की गई है। ठीक है। इसमें लिखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखिए, असम, सिक्किम और उत्तराखंड में, असम, सिक्किम और उत्तराखंड में असम, सिक्किम और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता, बाढ़ प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता, बाढ़ प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता। खास करके देखिएगा, जो पुनर्वास के क्षेत्र हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उन सब पर भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे के विकास की कड़ी में ध्यान दिया गया है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 देखिए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास। ठीक है। नोट नंबर 3, अब नोट नंबर 3 को समझिए। अभी आप देखेंगे कि गया में, जो बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, तो वहाँ विष्णुपद मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है। तो वहाँ तक जाने के लिए जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, उस पर भी बात की गई है इसमें। तो नोट नंबर 3 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। नोट नंबर 3
देखिए अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में बिहार में विष्णुपद मंदिर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का नालंदा विश्वविद्यालय का पर्यटन केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का पर्यटन केंद्र के रूप में पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। नेक्स्ट। देखिए ओडिशा पर्यटन स्थल के लिए विकास को समर्थन दिया गया है। ओडिशा पर्यटन स्थल के लिए विकास को समर्थन दिया गया है। कितने हुए? 7। अब तक शायद 7 प्राथमिकताएं आपने लिख ली होंगी, एक बार गिन लीजिए। ठीक है, अब हम 2 को और देख लेंगे। हाँ बताइए। पुनर्वास, बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। अर्थात वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन और पुनर्वास का मतलब समझते ही होंगे कि जब सरकार की कोई योजना चलती है और उसके बीच में कुछ बस्तियां आ जाती हैं, उन बस्तियों को उस योजना के इर्द गिर्द के क्षेत्र में, जहाँ जमीनें सरकार की खाली होती हैं, वहाँ बसने के लिए अनुमति दी जाती है। इसे पुनर्वास कहते हैं। जैसे बिहार में भी देखिएगा कि जो कोसी बांध है, कोसी बांध जिस समय बना होगा, उस समय उस बांध के बीच जो गांव पड़ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बांध के बीच तो पानी ही पानी आएगा। उनकी सुरक्षा हेतु उन्हें पुनर्वास की जमीन उपलब्ध करवाई गई थी कि आप इसके बाहर जाके किसी छोर पर बसिए। लेकिन अलग बात है कि लोग नहीं माने। आज भी लोग अपने पुश्तैनी गांव को ही अपना प्रिय स्थल मानते हैं, चाहे बाढ़ में डूब क्यों ना जाए। इसीलिए पुनर्वास बहुत सफल नहीं रहा कहीं कहीं, लेकिन पुनर्वास का बड़ा महत्व है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पक्ष को देखेंगे। इसमें अगला लिखिए, नवाचार। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास एवं विकास। अब देखिए, सरकार ने सबसे अधिक जोर जो नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया है, वो है अंतरिक्ष का क्षेत्र। ऐसी घोषणा की गई है इस बजट में कि आने वाले 5 साल में हम इस अंतरिक्ष की योजना को काफी बढ़ावा देंगे, और इसके लिए 1,000 करोड़ पूंजी निवेश की बात भी कही गई है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज देखेंगे कि भारत का जो इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म किनको पता है? कौन बताएंगे? बिल्कुल सही उत्तर,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो आज एक ऐसी संस्था बन चुका है, एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो ने स्वयं को प्रूव किया है, जो बहुत सस्ते में उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करती है। और जिस तरह से हम अंतर्जाल में बंधे हुए जा रहे हैं, जिस तरह से आईटी सेक्टर उभरता जा रहा है और इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, तो सैटेलाइट्स आने वाले भविष्य में इस दुनिया के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसरो के क्षेत्र में भी सरकार का काफी ध्यान है, और विभिन्न चंद्रयान मिशन, मंगल मिशन इत्यादि बहुत सारे मिशन पर भारत एक साथ कार्य कर रहा है। और भारत आजकल नासा को भी टक्कर दे रहा है इस क्षेत्र में, इसको ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखिए, लिखिए अगले दशक में, अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़ने की संभावना है। अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़ने की संभावना है। 5 गुना बढ़ने की संभावना है, संभावना है, जो जो लगभग 1,000 करोड़ की होगी, 1,000 करोड़ रुपए की होगी, जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए की होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बुनियादी अनुसंधान, बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए, बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए, प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान कोष शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निजी क्षेत्रकों के लिए, निजी क्षेत्रकों के लिए को काट के द्वारा कर दीजिए। निजी क्षेत्रकों के द्वारा, निजी क्षेत्रकों के द्वारा संचालित अनुसंधान, संचालित अनुसंधान और नवाचार के लिए, और नवाचार के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का, 1,00,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण पूल बनाया जा रहा है। वित्त पोषण पूल बनाया जा रहा है। ठीक है, 8 प्राथमिकताओं को हमने देख लिया है। यदि आप सभी पर अपनी निगाहें फेरते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि समय के साथ आपके ब्लड के साथ ये चीज़ें मिल जाती हैं, और आपकी तैयारी में परिपक्वता आती हुई चलती है। यदि आप सही से तैयारी करते हैं, तो लगभग 1 सवा साल की तैयारी के बाद आप इस कॉन्फिडेंस की स्थिति में होते हैं कि आप उस परीक्षा को कंप्लीट कर देंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। खास करके जब पीसीएस की पीटी होगी, और यदि आपको 1 साल 1.25 साल का भी समय बीच में मिल जाता है, आपकी स्थिति बेहद अनुकूल होगी। अब जो अगली प्राथमिकता है, वह अगली पीढ़ी के लिए है। तो हेडिंग बनाकर लिखिए, अगली पीढ़ी के सुधार, अगली पीढ़ी के सुधार, सुधार।
इसमें लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए भू आधार या विशिष्ट भूमि, भू आधार या विशिष्ट भूमि संख्या की शुरुआत की जाएगी। संख्या की शुरुआत की जाएगी। अब यह क्या है, इसकी क्या महत्ता है? तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से एक आधार कार्ड की देखिएगा, आधार कार्ड का प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति का वो पहचान हो चुका है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जिसकी नकल नहीं की जा सकती है। उस तरह से देखिएगा कि व्यक्ति का भू आधार बनेगा। भू आधार में क्या होगा, उस व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीनें हैं वो सब उसमें दर्ज होंगी, और जैसे ही रजिस्ट्री करेगा दूसरे के अकाउंट में चली जाएगी। ये व्यवस्था की जा रही है भू विवादों से बचने के लिए, और यूपीएससी ने इस प्रश्न को उठाया भी था। तो भू आधार को कभी नहीं भूलेंगे। यह 2024 के बजट की अति महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट के बाद देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझिए। तो जैसे आजकल आप देखेंगे कि 2004 में जब से सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किया, उसके बाद जो पीएफआरडीए है उसके तहत न्यू पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसमें कर्मचारी के अकाउंट से 10% मासिक, और उसका जो नियोक्ता है वह 14% मासिक अपनी ओर से योगदान देगा। यानी कुल 24% की जो राशि है वह हर माह कर्मचारी के अकाउंट में सेव होती हुई चलेगी। और एक समय के बाद जब 30-32 साल 35 साल की सेवा के बाद एक कर्मचारी रिटायर होंगे, तो उस समय का जो कॉर्पस होगा मार्केट वैल्यू की स्थिति के हिसाब से, उसमें से 60% को आप रिटायरमेंट के रूप में निकाल सकते हैं, और 40% जो राशि बच जाती है उसके आधार पर मासिक पेंशन की गणना की जाएगी, इन्हें कितना पेंशन मिलेगा। तो पहले एनपीएस की शर्त ये थी कि जब आप ज्वाइन करते हैं, कहीं सेवा में आते हैं, कम से कम 18 साल चाहिए होता था। लेकिन सरकार ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू कर दिया। यदि बच्चे के माता पिता सक्षम हैं तो बच्चे के जन्म के साथ ही एनपीएस अकाउंट बना सकते हैं, और उसमें थोड़ी थोड़ी राशि भर सकते हैं कि जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो बच्चा उसे सामान्य एनपीएस अकाउंट में भी कन्वर्ट करा सकता है। तब तक यदि आप जोड़ेंगे तो उसके खाते में इतनी ठीक ठाक राशि हो जाएगी कि यदि वह कहीं रोजगार न भी पा सका तो स्वरोजगार जो सेल्फ बिजनेस होता है उसे शुरू करने की स्थिति में होगा। और सरकार के द्वारा यह उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण कदम है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वात्सल्य योजना सभी लोग समझ गए? इन्हीं को डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, वात्सल्य योजना सब लोग समझ गए? जिनको डाउट हो एक बार पूछ लें। सभी लोग समझ गए। हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए यूपीएस की शुरुआत की जाएगी। यूपीएस की शुरुआत की जाएगी। यूपीएस की शुरुआत की जाएगी। शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा। जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा। लाया जाएगा। ये क्या है? तो यह वो बिल है जिसमें कानून को सुव्यवस्थित करना, कानूनी दांव पेच के बोझ को कम करना, और जनता के अनुकूल कानूनों को बनाना,
और विभागीय चक्कर को कम करना, ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं जन बिल 2.0। इन सबको आप याद रखेंगे, आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। इस प्रकार हमने 9 प्राथमिकताओं को देख लिया। आप में से कितने लोग बजट रिवाइज करके आए हैं आज? वो हाथ खड़े करें। जो लोग एक बार पूरा बजट देख कर आए हैं। राघव जी बताइए कि सबसे जो बड़ा हिस्सा दिया गया है और किस क्षेत्र को दिया गया है? रक्षा को दिया गया। और सबसे कम? नेहा जी आप बताइए। आप बताइए कि बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कौन बताएंगे? राजगीर में। और आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि जो पूर्वोदय योजना है इसका संबंध किससे है? पूर्वोदय पूर्वी पूर्वी राज्यों के विकास से, जिसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र सह बिहार का क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र आता है। अभी हाल ही में कहाँ से कहाँ तक जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की शुरुआत की जा रही है? ठीक है, गोपालगंज से दिल्ली को जोड़ने। इस सब को ध्यान में रखिएगा, यह सब काफ़ी चर्चा में रहने वाले बिंदु हैं। हम चलते हैं अगले पॉइंट में। कुछ एक अंश इसमें बच जाते हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप हेडिंग बनाकर लिखिए। लिखिए बजट 2024-25। बजट 2024-25 द्वारा द्वारा आरंभ की गई। बजट 2024-25 द्वारा आरंभ की गई। आरंभ की गई मुख्य योजनाएं एवं अभियान। मुख्य योजनाएं एवं अभियान। अभियान। ठीक है। सबसे पहला लिखिए इसमें फर्स्ट, जो भी चर्चा किया है हमने, एनपीएस वात्सल्य योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, क्या आप सभी को आवाज क्लियर जा रही है? जी लिख रहे हैं कि नेट की इशू हो रही है, दोबारा कनेक्ट करें, नेट ज्वाइन हो जाए। आगे चलते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना। इसमें लिखिए यह वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा निर्मला सीतारमन द्वारा नाबालिग बच्चे और अभिभावकों नाबालिग बच्चे और अभिभावकों हेतु शुरू किया गया था। हेतु शुरू किया गया था। ठीक है। तो यह सबसे पहली योजना थी। मैंने स्पष्ट बता दिया है कि बच्चे के जन्म के साथ बच्चे के अकाउंट में कुछ कुछ राशि हर माह जमा करेंगे, तो जब तक बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा उसके पास स्वरोजगार करने के लिए एक ठीक ठाक राशि उपलब्ध होगी। और वैसे भी आने वाले समय में जब एआई अत्यंत सक्रिय हो जाएगा तो
मैन पावर की आवश्यकता विभिन्न विभागों को कम पड़ेगी, और इस स्थिति में क्या होगा, तो जॉब बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो स्वरोजगार से बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो सरकार ने उसको देखते हुए भी इसकी शुरुआत की है। आगे चलेंगे। नंबर 2 में लिखिए पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना। निरंजन कुमार जी, आवाज जा रही है अब? हो सकता है कि नेटवर्क इशू आ रहा हो। अच्छे नेटवर्क जोन में जाके थोड़ा बैठेंगे तो वहाँ पकड़ सकता है। पूर्वोदय योजना, अगला पॉइंट। अब देखिए, इस योजना का एक टैगलाइन है। इसका टैगलाइन है कि विकास भी और विरासत भी। ध्यान दीजिएगा, इसका टैगलाइन है विकास भी और विरासत भी। तो लिख लीजिए। देखिए, इसका टैगलाइन है, इसका टैगलाइन है विकास भी और विरासत भी। इसका टैगलाइन है विकास भी और विरासत भी। लिखिए, यह पूर्वी राज्यों, यह पूर्वी राज्यों, पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, बिहार, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आर्थिक विकास से संबंधित है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आर्थिक विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखिए, प्रधानमंत्री जनजाति, जनजातीय लिखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। ठीक है। लिखिए, जनजातीय समाज के, जनजातीय समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान से जुड़ा हुआ है। जनजातीय समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। इसमें, इसमें 5 करोड़, इसमें 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए, 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए 63,000 गांवों को शामिल किया गया है। 63,000 गांवों को शामिल किया गया है।
शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। ठीक है। तो यह सब कुछ फोकस की बातें थी। हमने नई जन विधेयक 2.0 को लिखवा ही दिया है, जिसका संबंध कानून व्यवस्था से है। जन विश्वास विधेयक के बारे में लिखवा ही दिया है। अब इससे जो इतर बातें हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे टैक्स से जुड़ी हुई बातें, जैसे टैक्स स्लैब में परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। जैसे मुझे ही पिछली बार जितना टैक्स लगता था उससे इस बार कम टैक्स देना पड़ रहा है। अब बहुत कम तो नहीं है, लगभग कुछ एक 5-7 हज़ार रुपये का अंतर होगा, लेकिन है तो कम, रिबेट तो है। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया उसको भी ध्यान रखना है इस कड़ी में। और इसके संबंध में जो और भी जैसे स्टाम्प ड्यूटी है उसको भी ध्यान रखना है। तो ऐसी 4-5 बातें मैं यहाँ आप तक पहुँचा देता हूँ। एक नया हेडिंग बनाकर लिखिए। देखिए, नई कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था के मुख्य बिंदु। नई कर व्यवस्था के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सोना चांदी और आभूषणों पर, सोना चांदी और आभूषणों पर आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर, कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है। 6% कर दिया गया है, जो पहले 15% था। जो पहले 15% था। जो पहले 15% था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स दर, कॉरपोरेट टैक्स दर, कॉरपोरेट टैक्स दर 40 से घटाकर 35% कर दिया गया है। 40 से घटाकर 35% कर दिया गया है। 40 से घटाकर 35% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी संपत्तियों पर, विदेशी संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। 12.5% कर दिया गया है। कर दिया गया है। नेक्स्ट लिखिए, ई कॉमर्स पर, ई कॉमर्स पर टीडीएस की दर, टीडीएस
ई कॉमर्स पर टीडीएस की दर को घटाकर टीडीएस की दर को घटाकर 1% से 0.1% कर दिया गया है। ठीक है। पेंशन भोगियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। कर दिया गया है। अब एक होता है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे जो पहले था 50,000, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 75,000। अर्थात यदि 10 लाख किसी की सैलरी है तो पहले यदि न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स टैक्स को फाइल करेंगे तो उसमें से 75,000 को सीधे माइनस कर लेंगे, बचा 9.25 लाख। तो 9.25 लाख पर ही टैक्स काउंट किया जाएगा। पहले यह 50,000 ही था, तो अब कर्मचारियों को अधिक फायदा हुआ है इससे। इसको भी लिख लीजिए। देखिए, न्यू टैक्स रेजिम, नई कर व्यवस्था में नई कर व्यवस्था में में मानक कटौती मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 2024 के बजट में 2024 के बजट में बजट में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है, जिसे 2012 में लागू किया गया था। जिसे 2012 में लागू किया गया था। ठीक है। अब लिखिए टैक्स स्लैब, इसको याद रखेंगे। टैक्स स्लैब अभी यही प्रभावी है जो भी आप लिखने वाले हैं। टैक्स स्लैब
अब इस स्लैब में देखते हैं कि कहाँ पर कितना टैक्स लगता है, और आप लोग टैक्स निकालना भी सीख लीजिए। इसमें ऐसे ही आप 6/2 का कॉलम बनाएंगे। इसमें लिखिए 0 से 3 लाख, पहले वाले में 0 से 3 लाख। इसको चेंज कर देते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद इस पर। अब ये दिख रहा है, अब ये शो हो रहा है। देखिए 0 से 3 लाख, माने जिसकी आमदनी साल में, जिसकी कमाई 0 से 3 लाख होगी, इसको टैक्स कितना लगेगा? 0। टैक्स लगेगा 0। ठीक है। अब 3 से 7 लाख, 3 से 7 लाख टैक्स की दर होगी 5%। 3 से 7 लाख टैक्स की दर होगी 5%। 7 से 10 लाख 10%। 7 से 10 लाख तो 10%। 10 से 12 लाख 15%। 10 से 12 लाख 15%। 12 से 15 लाख 20%। और 15 से प्लस 30%, 30%, 30%। ठीक है, 30%। अब एक बार टैक्स कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। आप में से कितने अभ्यर्थियों को टैक्स कैलकुलेशन करने आता है? वो हाथ खड़े करें। लैब तो दे दिया गया है। अब जैसे न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स फाइल करना हो, तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी की कुल सैलरी 11 लाख रुपए हो साल की, वो कितना टैक्स पे करेगा न्यू टैक्स रेजिम में? कॉमर्स के भी कई अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि 11 लाख किसी की वार्षिक आय हो, तो नए नियम में आपने पढ़ा है कि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, उसको माइनस करके कितना टैक्स देगा? कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। 1 मिनट रुक जाइए, ये सीधा सीधा नहीं निकलता है। ये सीधा सीधा नहीं निकलेगा। एक बार देखते हैं, इसको कॉपी करके देखते हैं कहीं और, पेस्ट करके देखते हैं कि चला जाता है कि नहीं। ये मेरे पास टैक्स का स्लैब है। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, यदि किसी व्यक्ति की टोटल एनुअल इनकम 11 लाख हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम में पहले था, ओल्ड टैक्स जो पुराना वाला टैक्स रिजीम था, उसमें था 50,000, अब 75,000 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस 11 लाख में से, ठीक है, 75,000 को यूं ही माइनस कर देंगे, जो एचडी कहलाता है। डिडक्शन माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10,25,000 रुपये। तो टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर टैक्स भरा जाएगा। अब देखिए,
0 से 3 लाख तक क्या हुआ? शून्य हो गया। उसकी 0 से 3 लाख की जो आय है उस पर टैक्स नहीं लगी। वहां तक कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ऐसा थोड़े है कि इसने ज्यादा पैसा कमा लिया तो ये 0 से 3 लाख पर भी टैक्स नहीं देगा, उसको भी वहां छूट मिल जाएगी। अब देखिए, 3 से 7 लाख, तो 3 से 7 लाख में पड़ता है कितना परसेंट है? 3 से 7 लाख में 5%। तो 3 से 7 लाख तो पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि यह 10 से भी ऊपर है। तो 3 से 7 के बीच कितने का गैप है? 4 लाख का, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इस स्लैब को पहले फॉलो करेंगे, 3 से 7 लाख वाले का। तो ये है 4 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। और इस 4 लाख के रुपए पर ये 5% भरेगा। तो 0 0 कैंसिल, कितने हुए? 20,000 रुपये। ठीक है, 7 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। शुरू के 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगा। उसने जो उसके बाद 4 लाख से 7 लाख तक कमाया, उस पर उसने 5% पे कर दिया है, 20,000। अब देखिए, 7 लाख से लेकर और 10 लाख तक कितना है? 10%। 7 लाख से लेकर 10 लाख तो उसमें भी आता है। 10 लाख तक तो पकड़ ही रहा है ये। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक की सीमा कितनी लंबी है? 3 लाख की। कितना देगा? 10%। ये हो गया 30,000। ठीक है, अभी तक 50,000 इसको टैक्स लगे हैं। इसके बाद अब बचा कितना? 25,000 और 10 लाख से ऊपर का जो पैसा है वो उस पर कितना देगा? 15%। तो शेष इसके पास राशि बची 25,000, इस पर देगा 15%। ये कट गया 3,750। कुल जो टैक्स होगा 20 30 50,000 और 53,750 रुपए का ही टैक्स भरेगा। इसको ध्यान रखिएगा। टैक्स ऐसे निकालते हैं, ऐसा नहीं कि 10 लाख से ज्यादा हुआ तो संपूर्ण राशि का आप निकाल देंगे। ये 15% अनर्थ हो जाएगा। 1.5 लाख रुपया का टैक्स लग जाएगा उसे बिना मतलब के। ठीक है, इससे तो बढ़िया होता कि वो कम ही पैसा कमाता। आप सभी समझ पा रहे हैं कि नहीं? सबने समझ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि किस स्लैब में कितना पड़ा, उसका कितना पैसा पड़ा, उस स्लैब में उतना ही काउंट किया जाता है। और न्यू टैक्स रिजिम आने वाले समय में अनिवार्य हो जाएगी। अभी ओल्ड भी चल रहा है। ओल्ड में आप जैसे होम लोन इत्यादि का फायदा, या कोई और भी किसी ने लोन या इंश्योरेंस वगैरह लिया है, उसके बदले में टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन बदले में टैक्स का रेट ज़्यादा है। तो बढ़िया न्यू टैक्स रिजीम है, इसको ध्यान रखेंगे। हम आगे चलेंगे। अब देखिए, जैसे इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए न्यू पैकेज भी है। तो बिहार का पैकेज तो मैंने लिखवा ही दिया है कि जैसे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, राजगीर, उसके बाद नालंदा को डेवलप करना, ये सब बिहार में शामिल हैं। कुछ आंध्र प्रदेश के भी हैं। हेडिंग में लिख दीजिए, एक नया हेडिंग बनाइए और लिखिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज, विशेष पैकेज। ठीक है, नोट में लिखिए बिहार के लिए हम पूर्व में ही लिख चुके हैं, लिख दीजिए वहां पर। दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक हाथ खड़ा है, सुनील जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। बिहार के लिए हम, हाँ पूछिए। हम्म, देखिए आज के समय में
विदाउट पैन कार्ड के अकाउंट नहीं हो सकता, वो इलीगल है, अवैध है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि बिना पैन कार्ड जुड़े हुए अकाउंट चालू हो, लेकिन यदि गलती से भी ऐसा है, वह अवैध पूंजी है, और सरकार के दृष्टिकोण में वो ब्लैक मनी में ही काउंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। वैसे भी जब से आर्टिकल 300 क बना है, तब से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वह एक वैधानिक और कानूनी अधिकार है, और सरकार जब चाहे किसी व्यक्ति की संपत्ति की जांच कर सकती है, और अवैध पाए जाने पर वह संपत्ति सरकारी संपत्ति मानी जाती है। उसी कड़ी में देखिएगा कि बिहार में एक किसी जिले के, आज मैं देख रहा था कि डीईओ पैसे के बिस्तर पर सोए हुए पाए गए, तो फिर मशीनें मंगवाकर टीम ने पैसा गिना और उनको सस्पेंड कर, या जो भी किया हो कर दिया है। ध्यान रखिएगा क्यों कर दिया, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उसका कोई ब्यौरा उनके पास नहीं था, कोई विवरण नहीं था उनके पास, तो उसे अवैध माना जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वही पैसा वैध है जिसका हमने टैक्स चुकाया है। बिना टैक्स वाला जितना भी पैसा है वो सब अवैध ही माना जाता है, वह काले धन की श्रेणी में ही आता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं है, छुपा कर रखता है, और कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसके विरुद्ध कंप्लेन करे, उसका सारा पैसा क्या होगा, साफ हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, उस पैसे पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। आगे चलेंगे, तो बिहार में लिख लिख लिया आपने कि पूर्व में ही लिख चुके हैं। देखिए हेडिंग में आंध्र प्रदेश के लिए, उसी में आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट, 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 15,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, देखिए पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की गई है। पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की गई है, पूरी की गई है। लास्ट पॉइंट, देखिए केंद्रीय बजट में केंद्रीय बजट में विशाखापत्तनम डैश चेन्नई चेन्नई औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है। औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है। घोषणा की गई है। घोषणा की गई है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमने केंद्रीय बजट 2024 को समाप्त कर लिया है। अब एक दो टॉपिक जो और बचता है, वह है कि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं 2024 के लिए, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
एक टॉपिक और भी है जिसका नाम है बिहार आर्थिक योजनाएं। ये सभी आपके पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आने वाले क्लासेस में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। और शेष तो जो बिहार का करंट है और नेशनल और इंटरनेशनल का करंट है, उस कड़ी में हम चर्चा कर ही रहे हैं। आज की कक्षा में हमने देखा कि हमने बिहार के साथ साथ देश के भी केंद्रीय बजट को देख लिया है। हमने 2023 के बिहार बजट को देखा था, 2024 के बिहार बजट को भी देख लिया, और इसी कड़ी में हमने भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय बजट 2024-25 जारी किया गया, उसे भी हमने देख लिया है। आपका कार्य होगा कि आप इन सभी बजटों का बराबर रिवीजन करेंगे। कल से कुछ क्लासें स्टैटिक पोर्शन में चलेंगी। जब हम इतिहास की कड़ी में जैसे हम मौर्य काल के आसपास पढ़ रहे थे, तो क्लास को हम फिर से वहीं ले जाएंगे और इतिहास को ही बढ़ावा देंगे, ताकि जब प्राचीन भारत के कुछ अध्याय समाप्त हो जाएं, फिर हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर सकें, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत की हम शुरुआत करेंगे। एक तरफ स्टैटिक भी चलता रहेगा और एक तरफ करेंट, इकोनॉमी, जातीय जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, जो भी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे। और इसी तरह से क्लास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और बीच बीच में टेस्ट सीरीज को भी जगह दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में बिहार में भी मौसम परिवर्तन होगा, और जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है तो आपके पढ़ने की रफ्तार को आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि ठंड में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब जो आने वाला समय है, खास करके जो फरवरी से लेकर जून जुलाई तक का महीना होगा, वह काफ़ी स्पीड पकड़ने का महीना होता है। इस महीने में आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाकर काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बार यदि आप ठीक से तैयारी कर लेंगे तो आपकी स्थिति बेहतर ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ, और कल संध्या हम फिर आएंगे और इतिहास के अगले टॉपिक्स को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ, बताया जाए। बिहार का देखिए, बिहार का जो विशेष पैकेज है वो केंद्र की ओर से जारी किया जाता है। अब विशेष पैकेज में कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जब विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो विशेष पैकेज में होता, तो विशेष पैकेज में अब कुछ नहीं है। और अब विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अभी मैं चर्चा करूंगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए कुछ आवश्यक स्थितियां होती है। उस स्थितियों में बिहार खरा नहीं उतरता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो विशेष कुछ नहीं है, जो है वो इन्हीं पैकेजेस में है, जैसे मैंने लिखवा दिया है। ठीक है। वो खास करके नीतीश कुमार जी। हाँ, बताइए। एंजल टैक्स जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो जो विदेशी लोग आते थे उनसे अटैच करके लेती थी, तो अब इसको समाप्त कर दिया गया है, सरकार ने ख़त्म कर दिया। खास करके जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी थी उनके द्वारा यह टैक्स बियर किया जाता था, तो वो चीज़ें हम ख़त्म हो चुकी हैं। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए नाम पड़ा एंजल, तो वो चला गया है। याद रखिएगा, एक शब्द में, नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों के द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। और किन्हीं का प्रश्न है? कक्षा की हम समाप्ति करेंगे। सभी लोग ग्रुप से बाहर हो सकते हैं।